हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में पॉलिटी का फिफ्थ पार्ट पढ़ने वाले फिफ्थ पार्ट देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना के क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें संविधान सभा की कार्यवाही के दौरान 17 अक्टूबर 1949 को संविधान स्वरूप देखने को मिलता है, जिसमें वर्तमान प्रस्तावना में परिवर्तित कर दिया गया था। 22 जनवरी 1947 को एक उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया जाता है, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जो कि ठीक है। प्रस्तावना को देख शुरू करते हैं। संविधान की आत्मा ठाकुर दास भागर्व और सेकंड है राजनीतिक कुंडली के.एम. मुंशी के द्वारा ने कहा, इन दोनों ने कहा था प्रस्तावना के बारे में। तो हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है, तो वो शब्द यूएसए से लिया गया है। हम भारत के जो लोग हैं वो शब्द कहाँ से लिया गया है, वो यूएसए से लिया गया है। तो आगे देखते हैं, संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण भारत के लोग करेंगे। किसके लिए किया जाएगा, तो भारत के लोगों के लिए। लोकप्रिय संप्रभुता किसके पास है, भारत के लोगों के पास है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को अगर हम देखते हैं, इसका मतलब है इंडिया भारत, यानी कि आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है। आंतरिक का मतलब है भारत का कानून पूरे क्षेत्र पर लागू होगा। आगे देखते हैं, बाह्य रूप से स्वतंत्र का मतलब होता है कि भारत किसी भी देश, किसी भी देशों के समूह या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से वार्ता करने के लिए सभी चीज़ों के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, अगर हम देखें समाजवादी के बारे में, तो समाजवादी का जो अधिकार है वो उत्पादन और वितरण के अधिकार, यानी समाज सरकार का है। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन जो है भूमि सुधार विधि, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, संपत्ति के आधार का मौलिक अधिकार से निकाल कर कानूनी अधिकार में डालना। नकारात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जिसमें अफसरशाही, लाल फीताशाही थे। ठीक है, 1991 यानी कि 1991 में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे ने IMF के पास पैसे मांगने गए। मनमोहन सिंह वापस आकर LPG को लागू करते हैं। LPG का मतलब क्या है, अच्छा हम वो देख लेते हैं। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। L का मतलब उदारीकरण, P का मतलब निजीकरण, वैश्वीकरण का मतलब होता है G। तो उदारीकरण को पहले हम शुरू कर लेते हैं। इसमें अगर हम देखें तो पहले के समय में कोई व्यापार करने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, यानी कि पहले कोई व्यापार करेंगे तो उससे परमिशन लेनी पड़ती थी। तो वह बहुत लंबा काम हो जाता था, उसमें फाइलें वगैरह बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस होता था, इसलिए वह लंबा काम हो जाता था। तो अधिकारी रिश्वत लिया करते थे उस समय, तो इसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ता गया। तो वह इस समय के करा या उदारीकरण किया और व्यापार करने के लिए आसानी हुई। आगे की देखते हैं। आगे है निजीकरण। निजीकरण में देखते हैं, पहले के समय में समाज के साथ उत्पादन सरकार के हाथों में था। तो सरकार के द्वारा कोई चीज बनवाने के में फायदा कम हो रहा था, तो इस वजह से कहा कि किसी भी चीज को आप निजीकरण में दीजिए। ठीक है, वैश्वीकरण की बात कर लेते हैं। वैश्वीकरण में है व्यापार एक जगह पर सीमित ना हो, हर तरफ हो सके। भारत से अगर कोई कंपनी आकर अगर कोई व्यापार करना चाहे तो वह कर सके, इसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते थे। LPG लागू होने के बाद, यानी कि IMF जो थे, IMF ने कहा भारत इस दुनिया की सबसे बड़ी आशा है और आने वाला समय भारत का ही होगा। ठीक है, तो इसके बाद समाजवादी प्रवृत्ति में कमी देखने को मिलती है, जिसमें पंथ निरपेक्ष की अगर हम बात करें तो पंथ निरपेक्ष का जो शाब्दिक अर्थ होता है धर्म से तटस्थता। ठीक है, भारत का कोई राजधर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। क्वेश्चन आएगा, भारत का पहला नागरिक कौन है, वह है राष्ट्रपति। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं लोकतांत्रिक और गणराज्य। लोकतांत्रिक में अगर हम देखें तो दो चीज़ें हो जाती हैं, जनभागीदारी और जन उत्तरदायित्व।
और गणराज्य की बात करेंगे तो क्वेश्चन है भारत के राजनीतिक व जनता में संबंध कैसा होता है, तो नागरिक व नागरिक का यानी कि राष्ट्रपति का। आगे हम बात कर लेते हैं न्याय के बारे में। तो न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे तो वाक, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना। ठीक है। समानता का होता है प्रतिष्ठा एवं अवसर, प्रतिष्ठा एवं अवसर। सामाजिक में अगर हम बात करते हैं तो भारत के समाज में जो भी लोग रहते हैं वो सब एक हैं। आर्थिक का मतलब है इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति आर्थिक रूप से क्रियाएं करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है। राजनीतिक का देखते हैं। राजनीतिक की है कि आप अपनी सरकार को चुन सकते हैं या फिर आप खुद राजनीतिक में योगदान कर सकते हैं। वाक्य अभिव्यक्ति को अगर हम देखें तो कोई भी व्यक्ति अपने विचार को व्यक्त करता है, लिखता है, लिखित या मौखिक रूप से। मौखिक रूप से दो चीजों के अनुसार हो सकता है, लिखित या मौखिक। विश्वास, धर्म व उपासना को अगर हम देखें तो इसमें आप किसी भी धर्म में विश्वास रखने, किसी भी धर्म को रीति रिवाजों को मानने या धर्म की उपासना करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ठीक है। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा के एक व्यक्ति को किसी व्यक्ति से अलग ना समझा जाए तो सबकी प्रतिष्ठा बराबर होती है। अनुच्छेद 18 में देखें तो अपराधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 में अपराधियों का अंत है। ठीक है। अवसर को अगर हम बात करते हैं, व्यक्ति का अपना विकास करने के लिए सबको बराबर अवसर दिए जाएंगे। ठीक है। भीमराव अम्बेडकर ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुता को यूनियन ऑफ ट्रिनिटी कहा है और ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर कहा। 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं और ये 3 शब्द दौड़े गए यानी कि जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक है। तो इसमें संविधान निर्माण की तिथि थी 26 नवंबर 1949 है। प्रस्तावना का भाग है या नहीं है, इस चीज के बारे में विवाद देखने को मिला और फिर हम इसके बारे में शुरू करते हैं। इसको देखते हैं। प्रस्तावना भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। अगर ये 2 रूपों से देखा जाए तो शुरू करते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं इसमें कि प्रस्तावना का जिक्र ना तो संविधान के किसी भी भाग में है और ना ही संविधान के अनुच्छेद में है। अंत प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है। और इसमें देखें, पंडित नेहरू कहते हैं कि प्रस्तावना में संविधान के तत्व हैं जो प्रस्तावना संविधान के भाग हैं। और सेकंड है केशवानंद भारती के बाद